तो डीपीपी दे रखा है शायद मैंने ना। कौन सा? 33। तो डीपीपी नंबर 33 कर लेते हैं पहले डिस्कस। डीपीपी नंबर 33 के आंसर लिख लो। 33 में फर्स्ट का आंसर है ए एंड बी। डीपीपी नंबर 33 फर्स्ट का आंसर ए एंड बी। सेकंड का आंसर है ए बी सी ए बी डी। सेकंड का आंसर ए बी एंड डी। थर्ड का आंसर ए एंड डी। थर्ड का आंसर ए एंड डी। फोर्थ का आंसर ए सी डी। फोर्थ का आंसर ए सी डी। फिफ्थ का आंसर ए एंड सी। इस शीट पे भी था हमारे। और इलिप्स की जस्ट फोकल प्रॉपर्टी के बाद करवाते हैं इस सवाल को ना। आओ ना अंदर, लेने आऊं क्या? होता है ना, कई गेस्टेस होते हैं, भाई आप तो नीचे आओ लेने ना। आपके नहीं आते ऐसे गेस्ट? फोन आ जाता है हमारे, मतलब हम आने का मतलब आप नीचे आओ लेने। आपके नहीं आते कैसे गेस्ट? हमारे तो बहुत आते हैं। मतलब वो नाराज हो जाते हैं, चल जाते हैं वापस नीचे से ही। नहीं, नीचे 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 लेने नहीं जाओ ना उनको, मान लो अगर जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उनको नीचे लेने नहीं जाओ तो चल जाते हैं वापस। कि आप अपमान कर दिया हमारा, हमें लेने ही नहीं आया आप नीचे। तो कई बार हमें जाना पड़ता है नीचे उनको लेने। पहले फोन करने का मतलब यही होता है, हम आ रहे हैं भाई, यहाँ तक पहुंच चुके, मतलब आप नीचे आ जाओ इनडायरेक्टली। तो ऐसे मैंने कहा भाई उनको लेने जाना पड़ेगा, हो सकता है इनकी बात ऐसी हो। तो इसमें थर्ड का आंसर है ए एंड डी। फोर्थ का आंसर है ए सी डी। फिफ्थ का आंसर है ए एंड सी। सिक्स का आंसर दे रखा है, सेवन का दे रखा है, एट का दे रखा है। एक ही डीपीपी दिया था मैंने ना, 33। तो फर्स्ट में को डाउट हो? फर्स्ट में को डाउट क्या? एट का आंसर नहीं दे रखा क्या? एट का आंसर ए का पी क्यू है, फिर अगेन बी का भी पी क्यू है, फिर सी का आर है, और डी का एस है। पी क्यू आर एस। तो फर्स्ट में को डाउट हो? फर्स्ट में तो आता ही निकालना, मैं वो किसी एन एन को निकाल के वहां रख दो और वो सेकंड में को डाउट हो। सेकंड के बाद थर्ड में को डाउट हो। थर्ड में को डाउट। फोर्थ में को डाउट। फोर्थ में को डाउट। फोर्थ में डाउट। फिफ्थ में को डाउट हो। सिक्स में को डाउट। सिक्स में को डाउट। सेवन में को डाउट। सेवन में को डाउट। एट में को डाउट। एट के ए में डाउट है, क्योंकि उसमें क्या क्लियरिटी नहीं है ना। उसमें लिखा हुआ है ओमेगा वन एंड ओमेगा टू बी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कोई बच्चा ये क्लेम कर सकता है, मैंने तो वन मान लिया एक को। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट तो वन भी है ना। अगर मैं इमेजरी बोल दूंगा तो फिर वन नहीं होगा, जैसे नीचे वाले में लिखा हुआ है ना, बी वाले में। बी वाले में क्लियरिटी है कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वन एंड बी द nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब nth रूट यूनिटी तो है लेकिन वो वन नहीं है ना। ऐसे ऊपर ये अगर कॉम्प्लेक्स की जगह वो इमेजरी लिखते हैं ना, तब तो अपन मान के चलते हैं एक ओमेगा स्क्वायर है। मतलब कोई बच्चा ये बोल सकता है आपने तो कॉम्प्लेक्स लिखा है, मैंने तो वन मान लिया सर, अब मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो वहां अपन आंसर मैच कराने के लिए, जो मैंने आंसर लिखाया है उसको मैच कराने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स की जगह इमेजरी लिख दिया वहां। वरना अगर मैं मान लो ओमेगा वन को वन मान लूं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब उन्होंने एकदम ज्यादा गौर कर लिया, मतलब ओमेगा वन को वन मान लूं और ओमेगा टू को मान लो मैं ओमेगा मान लूं, मान सकता हूँ ना समय। दीज आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या आएगा? हमें निकालना है ओमेगा वन रेस्ट पावर फोर और प्लस ओमेगा टू रेस्ट पावर फोर निकालना है। तो ओमेगा वन तो मैंने वन मान लिया, तो ये वन आ गया। और ये ओमेगा की पावर चार कितना आ गया? ओमेगा आ गया। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर तो दे नहीं रखा अपने को आंसर। वो जो आंसर दे रखा है उन्होंने ये मानते हुए किया है कि भाई एक को ओमेगा मान लो और एक को ओमेगा स्क्वायर मान लो, तो माइनस वन आ जाएगा आंसर, है ना? समझ रहे ना? तो फिर पी और क्यू करेक्ट हो गया। तो हमने आंसर का फेवर किया है, मैंने लिखा है वही मान लिया, क्योंकि वो कॉलम में था नहीं ना अपने पास, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर था नहीं। तो हमने वहां कॉम्प्लेक्स जगह इमेजरी कर दिया ताकि अब क्लियरिटी आ गई, मतलब अपने कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है बिना। हमने एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर मान। बी वाले में को डाउट हो, सी वाले में को डाउट हो, डी वाले में को डाउट हो, अब शीट पर आ जाते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज वन से शुरू करते हैं अपन। एक्सरसाइज वन का पार्ट वन। पार्ट वन में कौन सा था? C6। पार्ट वन के C6 में को डाउट हो, वो तो फटाफट सेंटर इज माइनस अल्फा एंड द रेडियस इज अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस के। फिर के इज रियल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही हो, और वो अल्फा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है ना। और जेड इंटू जेड बार का कोफिशिएंट वन के बराबर भी है, वरना डिवाइड करना पड़ता फिर अपने को। हो गया ना? तो मतलब हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है ना, सेंटर रेडियस निकालना है अपने को ना।
यू भी पूछ सकते हैं भाई इस इक्वेशन को कितने जेड सेटिस्फाई करेंगे, कभी वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी जेड विल बी पॉसिबल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ जेड आर इनफाइनाइट, क्योंकि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है ना, सर्कल है और सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं हमारे पास, है ना। वरना अगर मैं नहीं बताता तो हम 2D में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया निकाल के। तो माइनस अल्फा एंड द रेडियस इज अंडर रूट अल्फा, का मतलब जेड बार का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा होगा, और सेंटर इज माइनस अल्फा, एंड रेडियस इज अंडर रूट अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस के। तो पार्ट वन शायद पूरा हो गया हमारा ना। पार्ट टू के अंदर कौन सा है, कौन सा, D1 ई D1। तो D1 में को डाउट हो, पार्ट टू के D1 में को डाउट, D1 में को डाउट हो गया ना, D1। D1 के बाद नेक्स्ट D3 में को डाउट। D3 में ये है हमारे पास, जिसे हम अगर देखना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, हमें x के इधर रखा है a बराबर ये है, b बराबर ये है, c बराबर ये है, और हमें कैलकुलेट करना है ना। लेट x बराबर 0, तो a बराबर 1 आ गया, b और c 0 आ गए, उसमें रख दिया तो आंसर 1 आ गया। भले बच्चों ने सिखाया थोड़ा बहुत, तो मुझे बच्चों ने ट्रेन कर दिया, सर ऐसे मान लिया करो आप। तो x बराबर 0, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 0 आ गया, c बराबर 0 आ गया, फटाफट वहां रख दिया, आंसर आ गया ना। अब अगर मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली निकालूंगा तो सोचना पड़ेगा इसमें, मैंने सिस्टमेटिकली निकालूंगा तो ना। तो देखो यहां ध्यान से देखो आप, हमें वो कैलकुलेट करना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3 abc माइनस का 3, ये मुझे निकालना है ना। तो इसके लिए हम ध्यान से देखें, इसके हम फैक्टर जानते हैं। इसका एक फैक्टर तो होता है a प्लस बी प्लस सी, एक फैक्टर होता है इसका a प्लस बी प्लस सी। दूसरा फैक्टर हम जानते हैं ना, सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी, है ना, ये होता है ना। ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक वगैरह में सब में काम आता है हमारे यहाँ। 9th क्लास में पढ़ लेते हैं वैसे, शायद 9th या 10th में पढ़ लेते हैं अपन, पहली बार शायद 9th में आता है मेरे हिसाब से फॉर्मूला, 10th में आता होगा ना। तो ये ऐसे लिख दिया इसको हमने ना। इसके भी हम फैक्टर जानते हैं, ये भी मैंने लिखा रखा है आपको। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड सी ओमेगा। ये एडवांटेज मिल रहा है वो मेहनत करने का अपने को, फटाफट लिख पाते हैं इसको अपने से। अब इसमें क्या है, हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करें या ये कैलकुलेट करें एक ही बात है। अब जैसे ये समझना आसान है, फिर वहां लग रहा था वहां तो क्यूब करूंगा क्या मैं, थोड़ा डर सा लग रहा था, तो हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। अब हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दूंगा ना, अगर ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स का एक्सप्रेशन जानते हैं, उसमें 1 आता है, फिर x आता है, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5, जितनी पावर होती है उतना फैक्टोरियल नीचे होता है। तो सिंपली वो a की पावर x बन गया ना। अब मुझे ये निकालना है, तो a तो मेरे पास तैयार है, मुझे b ओमेगा चाहिए, तो b को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और c को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो a तो मेरे पास है ही सही ना। अब मैं b को देखूँ तो b ओमेगा अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा ना, तो b ओमेगा देखो बेसिकली आएगा क्या, तो ये आएगा x इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस फिर ओमेगा एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, चलता रहेगा आगे से ना। अब मैं सी ओमेगा स्क्वायर निकालूंगा, तो सी ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, सी में जो लिखा है उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और फिर आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स टू द पावर 8, ओमेगा स्क्वायर एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल, ओमेगा स्क्वायर एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे इनको जोड़ना है, ये तो फ्री ही से हमारे पास है ना। तो देखो अगर मैं इनको जोड़ूंगा ना, तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स ओमेगा, ई रेस्ट पावर एक्स ओमेगा बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ई रेस्ट पावर एक्स ओमेगा होगा क्या, देखो आप, ई रेस्ट पावर एक्स ओमेगा क्या होगा, 1 प्लस एक्स ओमेगा अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो क्या है हमारे पास, 1 तो दिख रहा है, 1 तो ए के अंदर आ गया, एक्स ओमेगा अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये एक्स ओमेगा 1। अब चाहिए एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अब चाहिए एक्स क्यूब ओमेगा क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब ओमेगा क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब ही हो गया, तो वो ए में तैयार है ना। अब चाहिए एक्स इंटू ओमेगा की पावर 4, एक्स इंटू ओमेगा की पावर 4, वाड़ी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, तो ये आ गया हमारा ओमेगा एक्स की पावर 4। अब चाहिए एक्स इंटू ओमेगा की पावर 5, वाड़ी ओमेगा की पावर 5, तो ये आ गया हमारे पास। ये बेसिकली एक्स की, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू ओमेगा होल पावर 5। नहीं आ रहा समझ में, ये 5 फैक्टोरियल बन गया, तो ये बेसिकली ई रेस्ट टू पावर एक्स ओमेगा बन जाएगा, एंड इट विल बिकम ई रेस्ट टू पावर एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स ओमेगा स्क्वायर। निकाल के देखेंगे ना अपन, तो ऐसे बन जाएगा वो। तो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बन गया ई रेस्ट टू पावर एक्स, ये बन गया ई रेस्ट टू पावर एक्स ओमेगा,
ये बन जाएगा ई रेस टू पावर एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब इनका बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज दिस? जीरो। ई की पावर जीरो इज 1 इज द आंसर। यो बच्चे ने सारी मेहनत बेकार कर दी एक्स को जीरो मान के ना। एक्स बराबर ए बराबर 1 आ गया और वो रख के देख लिया, फटाफट आंसर निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट D4 में को डाउट हो, D4 में को डाउट। D4 में ये है हमारे पास, देखो हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन है, मतलब ये दे रखा है z-1 होल पावर n दे रखा है, फिर z की पावर एक तो ये बराबर आने चाहिए, लेकिन ये 1 के बराबर आने चाहिए ना, बराबर आने चाहिए लेकिन 1 के बराबर आने चाहिए ना। हमें ऐसा n चाहिए कि भाई हमें निकालना है, अच्छा सवाल है ना। देन n कैन बी, पता लगाना है n कैसा होगा ना। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि z-1 होल पावर n बराबर 1, एंड फिर एक इंफॉर्मेशन ये भी है, तो भाई अगर ये इसके 1 के बराबर कर दूंगा वो भी 1 के बराबर कर दूंगा, तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई दोनों बराबर हो जाएंगे अपने आप ना। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये इसके बराबर है ना तो इनका मॉड भी बराबर आ जाएगा, z-1 होल पावर n बराबर मॉड ऑफ 1 आ गया ना। इसमें मॉड की प्रॉपर्टी लगा दो, z-1 होल पावर n बराबर 1। अब ये 1 के बराबर कब आ सकता है, जब मॉड 1 के बराबर हो, क्योंकि मॉड -1 तो हो नहीं सकता ना भाई। अगर मॉड को मैं -1 मान लेता और पावर को इवन मान लेता तभी 1 आ जाता वो, लेकिन अब ये मॉड की पावर n बराबर 1 तभी आएगा जब हमारे पास वो 1 के बराबर, और हम जानते हैं एक रियल नंबर भी है, समझ रहे मेरी बात, तो ये 1 के बराबर आ गया। इससे मालूम पड़ गया कि जेड का एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है जिसका सेंटर और रेडियस 1 के बराबर। अभी ऐसे यहां आ जाओ भाई, ये इसके बराबर है तो मॉड ऑफ जेड टू द पावर n बराबर 1 हो गया, मॉड ऑफ जेड होल पावर n बराबर 1 हो गया, तो मॉड जेड बराबर 1 हो गया। इससे मालूम पड़ रहा है कि जेड एक सर्कल की इसका सेंटर 0 0 है, लेकिन हमें ऐसा जेड चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे ना, तो यहां से जेड निकाल लेंगे अपने ना। अब हम देखिए पहला वाला जो मॉड जेड बराबर 1 आ रहा है ना, वो तो ये सर्कल आ गया, दिस इज मॉड जेड बराबर 1, है ना। अब हमें ये वाला सर्कल चाहिए, इसका सेंटर क्या है 1,0, तो ये 1,0 आ गया, और इसका रेडियस कितना है 1 के बराबर है ना, ये रेडियस 1 के बराबर है ना, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब ऐसा पॉइंट चाहिए दोनों पे लाई कर रहा हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना, तो ये 1,0 हो गया, ये 0 है, ये पॉइंट ऑफ, तो ये दोनों से बराबर डिस्टेंस पर होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, तो हाफ हो गया है। अब ये डिस्टेंस कितनी है 1, रेडियस क्योंकि 1 के बराबर है ना, तो ये तो हमारे पास हाफ है, ये हमें निकालना है। दैट कैन बी √3/2, 1 - 1/4, 3/4, √3/2 आ गया ना, तो दो जेड आ गए हमारे पास, 1/2 प्लस आइटा √3/2 और 1/2 माइनस आइटा √3/2, ठीक है ना। ये तो हमने मॉड का यूज करके निकाल लिया भाई, ये दो हमारे पास। अब हमें एन निकालना है, लेकिन तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये देखेंगे अपन ध्यान से कि ये दोनों भी बराबर आना चाहिए हमारे पास, है ना, ठीक है, 1 के बराबर तो आ ही गए दोनों, तो हमने क्या करा, मान लो इसको रख दिया। अब जैसे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ -ω², और इसको बोल सकता हूँ -ω, या इसको -ω बोल दो भाई, हम ओमेगा किसी को भी बोले ना, है ना, एक को -ω², एक को -ω बोल दी, तो मैंने मान लिया जेड -ω² है, -ω भी लेके चल सकते हैं अपन, जेड मान लो -ω² मान लिया मैंने, तो ये माइनस का ω² -1 होल पावर n -ω² होल पावर n, अभी बराबर आने चाहिए ना, तो बड़ी -ω² -1 ओमेगा, अब ये बराबर आएंगे ना, तो एक तो n इवन होगा और 3 का मल्टीपल होगा, तभी तो बराबर आएंगे। इवन होती है तो 1 हो गया, क्योंकि अगर ये इवन नहीं होगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ये, समझ रहे, तो एक तो n इवन होगा। अब ओमेगा रेस्ट पावर n बराबर ओमेगा रेस्ट पावर 2n, ये बराबर कब आ सकते हैं, जब n 3 का मल्टीपल हो ना, उस केस में ये भी 1 आ जाएगा, वो भी तो इवन है और 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 6 का मल्टीपल है इसका मतलब, है ना, तो 6 आ जाएगा वो आंसर। इसके बाद नेक्स्ट D5 में को डाउट हो, D5 में को डाउट, D5 के बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर D2 में को डाउट हो, D2 में को डाउट बताना है, D2 के बाद नेक्स्ट D3 में को डाउट हो, D3 में तो वही आसान है, D3 से पहले नहीं किया था क्या हमने, तो उसमें दे रखा है डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं हमें, पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इमेजरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डायमीटर के एंड पॉइंट है, और हमें दे रखा है कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर ये है तो हमें लेमडा निकालना है, तो Z1 - Z2 का होल स्क्वायर हो गया ना, वो तो नहीं हुआ गया, तो ये दे रखा है ना D3 में Z1 Z2 भी टू नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक ओमेगा हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, Z1 को अगर मैं ओमेगा मान लूंगा तो Z2 को मैं ओमेगा स्क्वायर मान लूंगा ना, Z1 बराबर ओमेगा,
तो जेड टू बराबर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया ना। ये अब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट है और उस सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको लेमडा निकालना है। तो अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, मैंने लिख के बताया भी था आपको, अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट हमारे पास है जेड वन जेड टू, तो उस सर्कल का इक्वेशन मैंने बहुत सारी तरह से लिख के बताया था, आप याद हो रहा हो तो आपको। तो मैंने यहाँ जेड मान लिया ना। अब इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो उसमें बस। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन। ये डिस्टेंस आ गई मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो सर्कल की इक्वेशन वैसे लिख दिया उन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें, होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू का होल स्क्वायर और प्लस मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। तो ये लैम्डा हो गया मान ली, ये निकालना है मैंने, ये हमें निकालना है ना, दिस इज लैम्डा। अब जेड वन क्या है, जेड वन ओमेगा है, या उल्टा मान लो उसको ओमेगा स्क्वायर मान लो, उसको ओमेगा मान लो ना, तो उसको निकाल सकते हैं अपन। तो हम देख रहे हैं भाई जेड वन माइनस जेड टू इज, जेड वन माइनस जेड टू इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को निकाल सकता हूं मैं ना भाई, ओमेगा को या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने ऐसा लिख दिया उसको ना। तो ये बन गया माइनस वन माइनस का टू ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस वन तो माइनस वन है, अब तो ओमेगा स्क्वायर को कुछ भी लिख दो आप, मान लो मैंने ये लिख दिया, जरूरी अपन ये लिखे, प्लस साइन भी निकाल सकते, जैसे आप कहते हो ना सर किसी को भी मान सकते हैं, तो माइनस वाला ले लो चाहे प्लस वाला ले लो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये कितना आ गया, दिस इज आयोटा रूट थ्री, दिस इज आयोटा रूट थ्री, ये आयोटा रूट थ्री आ गया, सही लिखा है। पर इसका मॉड कितना है, रूट थ्री, इसका स्क्वायर कितना है, तीन, तो लेमडा बराबर तीन आ गया वो। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 में को डाउट हो, 8 18 में को डाउट हो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 23 में को डाउट हो। एक्सरसाइज टू का पार्ट टू 23 में को डाउट हो। 23 में थोड़ा टिपिकल सवाल है, मतलब सोचना पड़ेगा अपने को। और इसमें देखो आप चारों ऑप्शन पूछे हैं ना, मतलब इनको कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस सी बात है, चार ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अब इसमें देखो जैसे बी ऑप्शन निकालना है मान लो मुझे, और ए ऑप्शन निकाल, बी और ए पर कंसंट्रेट करते हैं अपन। तो बी वाले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना, उनको अगर मैं आयटा से मल्टीप्लाई कर दूं, बी वाले जो ऑप्शन में लिखा हुआ है उनको अगर मैं आयटा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले ऑप्शन में जोड़ दूं, बी वाले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना, बी ऑप्शन के एलएचएस में जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आयटा से मल्टीप्लाई करके मैं ए ऑप्शन के एलएचएस में जोड़ दूं, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा देखो आप, cos x प्लस आयटा साइन एक्स, यानी वो बनेगा ए की पावर आयटा एक्स। फिर एनसी वन लिखा हुआ था, वो बनेगा cos 2x प्लस आयटा, वो बनेगा ए की पावर आयटा साइन, ए की पावर आयटा 2x बन जाएगा। फिर वो बनेगा एनसी टू ई रेस्ट पावर आयटा 3x बन जाएगा। एंड फाइनली एनसीएन और ई रेस्ट पावर आयटा एन प्लस वन इंटू एक्स बन जाएगा। ये आ गया। अब इसका रियल पार्ट क्या है, ए ऑप्शन, इसका रियल पार्ट ए ऑप्शन है। तो इसका मुझे रियल पार्ट निकालना है, मतलब इसका रियल पार्ट निकालूंगा, क्या आएगा cos x, इसका रियल पार्ट nc1 cos 2x, इसका रियल पार्ट nc2 cos 3x, इसका रियल पार्ट ncn cos n प्लस 1x। तो मुझे अगर ए ऑप्शन का आंसर चाहिए तो इसका रियल पार्ट निकालना है, बी ऑप्शन का आंसर निकालना है, इसका इमेजरी पार्ट निकालना है। नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ गया। अब मुझे इसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट निकालना है, रियल पार्ट जो आएगा वो ए ऑप्शन का आंसर आ जाएगा, और बी बी जो इमेजरी पार्ट आएगा बी ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। अदरवाइज तो हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं ना, लेट एन बराबर 0, तो ए ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड में रख दो और राइट हैंड साइड में रख दो। लगे भाई एन बराबर 0 से चेक किया है तो एन बराबर 1 ऑन रख के देख लो, लगे फिर भी पेट नहीं भरे तो एन बराबर 2 रख के देख लो। लेकिन वो एन बराबर 2 वगैरह लेंगे तो ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर अपने को, ठीक है ना। तो या फिर अपन पूरा सिस्टमेटिकली निकाल ले रहे हैं, तो इसका रियल पार्ट निकालना है, वो ए ऑप्शन का आंसर आएगा, इसका इमेजरी पार्ट निकाले। समझ में आ गया ये बात मेरी। अब इसको सोल्व कर लो, ये क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें देखो ये nc1 अगर ये ए की पावर आयटा 2x होता ना, ए की पावर आयटा x होता, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाता है इसमें ना। हमने यहां से ए की पावर आयटा x बाहर निकाल लिया, इस एक्सप्रेशन का मुझे रियल पार्ट निकालना है, वो एक आंसर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ई रेस्ट पावर आयटा x कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा 1 प्लस nc1 ई रेस्ट पावर आयटा x होल पावर 1, फिर nc2 ई रेस्ट पावर आयटा x होल पावर 2, आयटा 2x बचा ना वो, उसको ऐसे लिख दिया मैंने होल पावर 2, फिर ई की पावर आयटा x हमने कॉमन ले लिया, तो ncn ई रेस्ट पावर आयटा x होल पावर n बचा हमारे पास, ये ऐसा आ गया।
अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, देखो आप, ये ई रेस्ट पावर आइटा एक्स की जगह ई रेस्ट पावर आइटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई रेस्ट पावर आइटा एक्स होल पावर एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे वही तो आ जाएगा। अब ध्यान से हमें इसका रियल पार्ट निकालना है, जो इसका रियल पार्ट आएगा वो ए ऑप्शन का आंसर आएगा, और जो इमेजरी पार्ट आएगा वो बी ऑप्शन का आंसर आएगा, समझ रहे ना? क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो ए ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, देखा ना हमने अभी। इसका जो इमेजरी पार्ट है वो बी ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। पर अब हम जानते हैं जैसे ही अकेला दिखता है ना, 1 दिखता है, तो हम आधे वाले को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो ये ई की पावर आइटा एक्स आ गया, और यहां से हमने बाहर निकाल लिया ई रेस्ट पावर आइटा एक्स बाई 2 को बाहर निकाल लिया, तो क्या मिला है, ई रेस्ट पावर आइटा एक्स बाई 2 और प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एक्स बाई 2, ये होल पावर एन हो गया ना, ये समझ में आ गया? इसको ऐसे लिख दिया। अब हम जानते हैं पावर एन यहां भी लगी हुई है और यहां भी लगी है। नाउ व्हाट इज दिस, 2 cos x by 2, दिस इज 2 cos x by 2, तो ये आ गया ई रेस्ट पावर आयोटा एक्स, फिर ये पावर एन यहां भी लगी हुई है, ई रेस्ट पावर आयोटा एन एक्स बाई 2, ये क्या लिखा हुआ था, 2 cos x by 2, तो पावर एन 2 cos x by 2 पे भी लगा हुआ है, ये ऐसा आ गया ना। इसको आगे आगे लिख दो, 2 to the power n cos to the power n x by 2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा एक्स भी कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस एन बाई 2 आ गया, ये ऐसा आ गया। और बेस जोड़, बेस सेम थे ना, पावर को जोड़ दिया हमने ना, तो आयोटा एक्स कॉमन ले लिया हमने, आया समझ में? और इसको लिख दिया 2 to the power n इंटू कॉस टू द पावर n एक्स बाई 2, और वो कितना आ गया, ई रेस्ट पावर आयोटा n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स। मतलब इसका जो रियल पार्ट है ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, ऐसे लिखा हुआ है ना, ये एक तरह से हो गया ना आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, दिस आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, वही मेजर पार्ट आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, तो वो रियल पार्ट पहले ऑप्शन का आंसर आ गया, इमेजरी पार्ट सेकंड। अब सीओडी को देखो ध्यान से, तो सीओडी में वही वापस देखो कि अगर सीओडी में मैं डी वाले को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, डी वाले को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और वो सी वाले ऑप्शन में जोड़ दूं, तो देखो ये आ जाएगा। अगर मैं डी वाले ऑप्शन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और सी वाले ऑप्शन में जोड़ दूं तो ये आ जाएगा, देखो नहीं आएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इस अंडरलाइन करने वाले का मतलब ये है ना, नहीं आ रहा समझ में? और इसका मतलब ये है ना, ये हटा देंगे यहां से, यहां से इसका रियल पार्ट निकालना है, इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे और इसका इमेजरी पार्ट निकाल लेंगे। रियल पार्ट सी ऑप्शन का आंसर आएगा, इमेजरी पार्ट डी ऑप्शन का आंसर आएगा, है ना? इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर 24 में को डाउट हो, 24 में को डाउट, तीनों रूट निकल जाएंगे इसके, तो ये तो मैंने क्लास में भी कराया था, हालांकि इस फॉर्मेट में नहीं था। इसके तीनों रूट निकल जाएंगे, एक तो हिडन ट्रायल से निकल जाएगा -1, बाकी फिर क्वालिटी का आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वरना ये ऐसे लिखा हुआ है x-1 का होल क्यूब और प्लस 8 बराबर 0, ये सेम सवाल मैंने क्लास में कराया था, आप ये ऐसे लिखा हुआ है ना, जरूर नहीं ऐसे लिखे, मतलब वो तो मैंने फील कराया, मैंने कराया था आपको ना। अदरवाइज एक हिडन ट्रायल लगाया, एक रूट आ गया -1 और -1 आने के बाद फैक्टर आ गया x+1, और बाकी क्वालिटी बनेगा हमारे पास, और क्वालिटी के अपन निकाल लेंगे। तो उसमें क्या चाहिए, हमें एक्स क्यूब चाहिए ना, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स क्यूब आ गया, उससे फिर एक्स स्क्वायर आया, फिर माइनस का 4x लिखना पड़ेगा शायद अपने को, तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 4x आएगा, तो प्लस का 7 लिखना पड़ेगा, ये ऐसा आ जाएगा, है ना? और अगर मैं यूं लिख के करूंगा तो जल्दी आ जाएगा, वो ओमेगा की टर्म से फटाफट आ जाएगा ना, सही है शायद, है ना? क्यों भाई? तो ऐसा रूट निकल, तो एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा शायद 1 - 2 ओमेगा, एक आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे रूट आ जाएंगे इसका। मतलब अब इनमें से किसी भी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, किसी एक को गामा मान लो, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर तो दिया हुआ नहीं कि अल्फा कैसा है, बीटा कैसा है, गामा कैसा है, किसी भी एक को अल्फा और वहां रख दो बस, और कैलकुलेट करके निकाल लो। नेक्स्ट इसके बाद 27 में को डाउट हो, 27 हो गया, 27 के बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 16 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 16 में को डाउट। 16 में अच्छा सवाल है, मतलब इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने को। देखो हमें दिया हुआ है कि दो रिलेशन दिए हुए हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो दे रखा है, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ए बी सी रियल नंबर है। एक इक्वेशन तो ये लिखी हुई है ए प्लस ओमेगा 1/b प्लस ओमेगा और 1/c प्लस ओमेगा, ये ऐसा दिया हुआ है अपने को। और एक इक्वेशन में दे रखा है 1/a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1/c प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमें दे रखा है, और हमें पूछा गया है ये है ना 1/a+1 1/b+1 और 1/c+1, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है।
ठीक है ना, हमें ये वैल्यू दे रखी है और ये हमसे पूछा गया है ना। तो ध्यान से देखें, इन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, इन दोनों को देखकर अगर ध्यान से देखो ना तो ऐसा लग रहा है कि 1/a+x, 1/b+x, 1/c+x, इस तरह की कोई इक्वेशन होगी। उसमें उन्होंने एक बार ओमेगा रख दिया और एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अब जब ओमेगा रखूंगा तो जो वैल्यू आएगी उन्होंने दे रखी है, ओमेगा स्क्वायर रखूंगा जो वैल्यू आएगी वो दे रखी है। अब मैं जब 1 रखूंगा तो वैल्यू आएगी वो मुझसे पूछा है। तो हम ध्यान से देखें, वो जो हमें दे रखा है ना, ये 2 ओमेगा स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हमने इसको ऐसे लिखा 2/ओमेगा, क्योंकि मैं ओमेगा रख रहा हूं इसको निकालने के लिए यहाँ। तो ओमेगा स्क्वायर को मैंने 1/ओमेगा कर दिया। नहीं आ रहा समझ में? ये क्या दे रखा है, ये 2 ओमेगा दे रखा है, इसको मैंने ऐसे लिखा 2/ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को देखकर मैं कह सकता हूं कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इन दोनों को देखकर कह सकता हूं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स इक्वल टू ओमेगा लिखूंगा तो बराबर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा बराबर आ रहा है ना। अब मुझे सही लिखा है मैंने, अब मुझे ये वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि 1 भी इसका रूट है। और अगर 1 रूट होगा तो मैं एक्स बराबर 1 रख दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस हमें दिखाना है कि 1 रूट है ना, एक्स बराबर 1 भी इसका रूट है, ये मुझे दिखाना है। समझ रहे हो ना? अगर मैं भाई ये तो मैंने मान लिया भाई ओमेगा रूट है, इससे मान लिया ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है, सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, दे रखा है अपने को ना। हमें दिखाना है कि 1 भी इसका रूट है, और जैसे हम मान लेंगे कि 1 रूट है फिर तो इसमें एक्स बराबर 1 रख देंगे, फटाफट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कैसे दिखाएं कि 1 इसका रूट है, इसके दो रूट मुझे पता है, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमें तीसरा रूट निकालना है। तो हम जानते हैं अगर मैं एलसीएम एलसीएम ले लूं तो क्यूबिक बनेगी ये क्यूबिक बनेगी, और उस क्यूबिक के 3 रूट आएंगे, उनमें से एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, तीसरा मुझे निकालना है। मैं मान लूंगा तीसरा अल्फा है, और मैं सम ऑफ द रूट सेकंड 1 एट ए टाइम का कंसेप्ट लगा दूंगा, उससे तीसरा अपने आप निकल जाएगा और दिखा दूंगा कि वो अल्फा है, वो 1 के बराबर है ना। अब इसमें बस थोड़ा क्यूबिक वगैरह बनानी पड़ेगी आपको ना। तो जब इसमें एलसीएम वगैरह लोगे ना तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा एक्चुअली, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं ना, क्यूब तो आएगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है क्यूब तो आएगा। बताऊं पूरा करके, इसका एलसीएम लेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने को, एलसीएम वगैरह लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। लेकिन जब इंटरचेंज वगैरह करेंगे एलसीएम लेके तो इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा। इसका मतलब रूट का सम क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना। समझ रहे? रूट का सम अगर 0 तो रूट कितने हैं इसके, 3 है, एक ओमेगा स्क्वायर और एक अल्फा। अब इनका सम अगर 0 आ गया तो बड़ी अल्फा, अल्फा इज 1। यही हमें दिखाना था बस, है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? एलसीएम एलसीएम लेंगे ना भाई, इक्वेशन बना देंगे इसमें, तो इसमें एक्स क्यूब तो आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वो लिखने के बाद ही मालूम पड़ेगा, कट जाएगा मतलब वो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आने से मतलब सम 0 हो गया, 2 रूट पता थे, तीसरा मैंने अल्फा मान लिया तो तीसरा 1 आ गया, यानी इसका तीसरा रूट क्या है, 1। तो बस इसमें एक्स बराबर 1 रख दो तो आंसर 2 आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 में कोई डाउट हो कुछ, वो तो माइनस आइटा बाहर निकाल लिया हमने ना, नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट 20 में कोई डाउट हो, ये 2 बार आया हुआ जी में, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की शीट में भी था, 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री की शीट थी उसमें भी सवाल था ये तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब वो साइड लेंथ निकालनी है हमें। एक पॉलीगन 2 बार आए, पहली बार जब सवाल आया था ये तो ये एलरेडी जैसे लिखा हुआ आया था, दूसरी बार जब सवाल आया वो भी एडवांस में आया था। तो इसको सोल्व करने पर जो इक्वेशन आती है एन के अंदर, वो इक्वेशन लिखी हुई आई थी डायरेक्ट, ऐसे लिखा हुआ नहीं आया था थ्योरेटिकली ना। तो इसमें दे रखा है एक रेगुलर पॉलीगन है, एन वर्टेक्सेस है, मतलब एन साइडेड है, ये उसके वर्टेक्स है हमारे पास। तो सेंटर वाला नहीं, हमने सेंट्रल एंगल सब में सेम होंगे, ये ऐसे पॉलीगन दिया हमने, A1 A2 A3 A3 A4, ऐसा एन साइडेड पॉलीगन बना लिया। तो इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया। और अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सब सेंटर पे कितने एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, 2 पाई अपॉन एन, ये भी 2 पाई अपॉन एन बनाएगा, ये भी 2 पाई अपॉन एन बनाएगा, ये भी 2 पाई अपॉन एन बनाएगा। तो ये एंगल अब हमने यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो इसने इस कॉर्ड को क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया। इस कॉर्ड की लेंथ को हमने, इसको हमने A/2 मान लिया, पूरे को ए मान लिया, इसको A/2 मान लिया। ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कम सर्कल का रेडियस है ना, यहां से हम निकाल सकते हैं ना, यहां से A1 A2 निकाल लिया मतलब ने किसे भाई साइन, ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया π/n। तो साइन π/n इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन π/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से ए निकाल लिया मैंने, ए इज इक्वल टू 2r
साइन पाई बाय एन। ये क्या हो गया, A1 A2 हो गया। वो जो कॉर्ड है ना A1 A2, उस पॉलीगन की ये साइड लेंथ निकल गई है। 2R साइन पाई बाय एन। अब ऐसे मुझे A1 A3 निकालना है। तो देखो A1 A2 सेंटर पे कितना एंगल बन रहा था, 2 पाई अपॉन एन, तो यहाँ आधा है पाई अपॉन एन। अब जब मैं A1 A3 निकालूंगा ना, तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 4 पाई। तो वही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं, सेंटर से ड्रॉ कर दूंगा इस पर परपेंडिकुलर, वो मिड पॉइंट आ जाएगा, उसको A/2 मान लूंगा। और अब साइन में या एंगल में पाई बाय एन की जगह वहां कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय एन आ जाएगा। तो A1 A3 की लेंथ कितनी आ जाएगी, A1 A3 बराबर ये आ जाएगा 2R साइन ऑफ 2 पाई अपॉन एन। अब A1 A4 सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 6 पाई अपॉन एन, तो उसमें आ जाएगा 3 पाई अपॉन एन। बस इनको रख दो वहां ना, फिर एन निकाल के बताओ आप। तो रखने पर कितना आ गया, ये आ गया 1/sin पाई बाय एन आ गया, फिर 1/sin 2 पाई अपॉन एन, और 1/sin 3 पाई अपॉन एन। दूसरी बात है, जब ये एडवांस में आया था तो इस तरह से लिखा हुआ आया था, तो 2R तो कट जाएगा ना, पर इसको सोल्व कर लो आप, साइन सी वगैरह कैलकुलेट करके निकाल, बराबर 7 आ जाता है ना। जैसे इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके ये कितना आ जाएगा, 2 sin पाई बाय एन कॉस पाई बाय एन, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 2 sin A cos B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। क्यों भाई, तो सही आ जाएगा हमारे पास साइन 4 पाई बाय एन, ये ऐसा आ जाएगा साइन 3 पाई बाय एन, ये सिंपली ऐसा आ जाएगा। वो साइन एलसीएम लेंगे ना भाई, तो साइन 2 पाई बाय एन को लिख देंगे 2 sin पाई बाय एन कॉस पाई बाय एन, ताकि वो साइन पाई बाय एन कट जाएगा। फिर नीचे बचेगा 2 sin A cos B, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा इधर, साइन 3 पाई एन साइन 2 पाई अपॉन एन, तो ये बचेगा उसमें। नहीं आ रहा समझ में, है ना, ये आ जाएगा मतलब। अब इसको सोल्व करना है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो या तो हिट एंड ट्रायल लगाओ या जनरल सॉल्यूशन से करो आप। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का एक पॉसिबिलिटी क्या है कि थीटा और फाई को बराबर कर दो, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकते ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा। तो इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने। अब ये और ये एंगल बराबर तो हो नहीं सकते, अब इस एंगल को बराबर करके देख लो, तो कितना आ गया 4 पाई बाय एन पाई माइनस 3 पाई अपॉन एन, ये आ जाएगा 7 पाई अपॉन एन बराबर पाई, एन बराबर 7 आ गया। ये थोड़ा प्रयास किया मतलब हमने निकालने के लिए ना, जैसे ये इसको निकालना हो ना, मैं हमें निकालना हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6, सॉल्व दिस इक्वेशन, ऐसे निकालना हो मान लो। रिवीजन नहीं करा मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक बार भी ना, वरना शीट में सवाल मिल जाता है ना, 2 साल हो गए ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए अपने को, वरना इस शीट में सवाल मिलता है। मतलब है आपकी शीट में सवाल ये नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3 में सवाल है मेरे हिसाब से। सेम ये लिखा हुआ है, सॉल्व दिस इक्वेशन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये ऐसा मान लो ये करते, तो एक इसका एक सोल्यूशन क्या है, थीटा बराबर पाई/6। दूसरा क्या है, इसको लिख दो साइन पाई माइनस पाई/6, दूसरा आ गया 5 पाई/6। तो या तो मैं हिट एंड ट्रायल लगाया मैंने, वरना हम जानते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखने के लिए मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ता, फिर मैं एन निकालता, तो मेरा हिट एंड ट्रायल से काम चल गया है, एन बराबर 7 आ गया भाई फटाफट। वरना जनरल सोल्यूशन निकाल के करना पड़ता मुझे, थोड़ा टाइम लगता उसमें ना, समझ रहे मेरी बात, ऐसा निकाल लिया ना। तो आगे और कौन सा है, पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर, कंप्रेशन नंबर कौन सा, 1 में को डाउट हो, कंप्रेशन नंबर 1 में को डाउट हो, तो देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा इसमें समझा रखा है इन्होंने कि जैसे हम वो C0 C2 समझ में आ गया आपके फटाफट, C0 C2 C4 निकालना है, C1 C3 C5 निकालना है, ये तो हम बाइनोमियल में पढ़ लेते हैं, उसमें एक बार 1 रख दो, एक बार -1 रख दो, दोनों को जोड़ दो, तो C0 C2 C4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो C1 C3 C5 आ जाएगा। व्हाट इज C0 C2 C4, 2 की पावर n-1। व्हाट इज C1 C3 C5, 2 की पावर n-1। और व्हाट इज C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn, 2 की पावर n। ये तो पढ़ लेते हैं आसानी से निकाल लेते हैं। तो उन्होंने बताया भाई जैसे हमें ये निकालना था, C0 C2 C4 इनका सम निकालना हो, फिर हमें इसका सम निकालना हो, ये तो ये ऐसा आ गया भाई। इनमें डिफरेंस कितना है, इनको बोल रहे हैं सफिक्स, दीज आर सफिक्स ऑफ सीज,
इनका डिफरेंस 2 2 है, यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 2 2 है ना। तो वो बोल रहे हैं इनको निकालने के लिए आप एक बार एक्स की जगह 1 रख दो और एक बार एक्स की जगह -1 रख दो और दोनों को जोड़ दो या माइनस कर दो, ये आ जाएगा भाई हमारे पास। ये बोल रहे हैं वो ना, दो दो का डिफरेंस था ना, तो ये रख दिया उन्होंने। फिर वो आगे बोल रहे हैं कि भाई हमें, फिर ये आगे उन्होंने ये पूछा है C0, C3, C5, C6 ये निकालो, या फिर मुझे ये निकालना हो C1, C4, C7, या मुझे ये निकालना हो C2, C5, C8। इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 3 का डिफरेंस है इनमें ना, इनमें डिफरेंस 3 3 का है, 1 है ना, 0 C नहीं आ रहा समझ में, इनमें डिफरेंस दो दो का है, इनमें डिफरेंस 3 3 का। भाई ये निकालो, या फिर ये निकालो भाई आप, C0, C4, C8, 4 4 का डिफरेंस है, C1, C5, C9, या फिर ये निकालो भाई C2, C6, C10, या फिर ये निकालो C3, C7, C11। इनमें 4 4 का डिफरेंस है हमारे पास है ना, ऐसे 5 5 का डिफरेंस भी आ सकता है। तो वो उन्होंने लॉजिक दे रखा है, लास्ट में लिख रखा है ना, लास्ट में एक लाइन लिख रखी है ना, सिमिलरली इफ सफिक्सेस डिफर बाय p देन वी सब्स्टिट्यूट pth रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ऐड। ये लास्ट में एक लाइन लिख दी उन्होंने, ये लॉजिक है इन सबका है ना, ये लॉजिक में एक लाइन में लॉजिक लिख दिया उन्होंने। सफिक्सेस का डिफरेंस अगर 2 है तो आप क्या करो, अगर डिफरेंस 2 है या डिफरेंस 3 है या डिफरेंस 4 है, ठीक है, ऐसे डिफरेंस 5 भी आ सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर डिफरेंस 2 का है, जैसे डिफरेंस p का है, तो pth रूट ऑफ यूनिटी निकालो और वहां रख दो और जोड़ दो। तो अगर डिफरेंस दो दो का है तो क्या करूंगा मैं, यूनिटी का सेकंड स्क्वायर रूट निकाल लूंगा ना, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी निकाल लूंगा ना, है ना। 3 3 का डिफरेंस है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लूंगा, 4 4 का डिफरेंस है तो फोर, उनको रख के जोड़ दूंगा उनको मैं ना। अब जैसे हमारे पास यहाँ देखें, जैसे हम जानते हैं इसके कितने रूट आते हैं, 3, इसके कितने रूट है, इसके रूट है 4, है ना, और इसके अगर मैं रूट निकालूंगा तो 2। तो देखो लिखने का तरीका हो गया, हम जानते हैं इसके 2 रूट क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी अगर मैं 2 वैल्यू निकालूंगा ना तो मैंने जेड मान लिया इसको, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर -1 बराबर 0। इसको मैंने जेड माना तो ये बन जाएगा जेड की पावर 4 -1 बराबर 0। इसको मैंने जेड माना तो जेड की पावर 3 -1 बराबर 0 बन जाएगा। तो इसके 2 रूट आएंगे, तो यूनिटी का स्क्वायर रूट निकाल लो, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी निकाल के रख दो, दो दो का डिफरेंस है तो, 3 3 का डिफरेंस है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उस एक्सप्रेशन में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रख दो, तीनों को जोड़ दो, ये निकल रहा है, ये निकल जाएंगे। ये निकाल लो, 4 4 का डिफरेंस है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल लो, 1 -1 आयटा माइनस आयटा रख दो और चारों को जोड़ दो, ये निकल जाएंगे। लॉजिक ये है, समझ में आ रहा है। अब सब सवाल ये है कि सर मैं 3 3 का रखूं, भैया आपकी बात समझ में आ गई, चलो मेरे ना भाई 3 3 का डिफरेंस है, इसके 3 रूट आएंगे, एक 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, रख दूंगा सर मैं और तीनों को जोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों को रखूंगा, किसमें रखूंगा मैं, इसमें 1 + x होल पावर n के अंदर रखूंगा मैं ना, एक बार 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा, तीनों को जोड़ दूंगा। तो सर अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो या तो ये आएगा सर, या फिर ये बचेगा या ये बचेगा, तो निकलेगा तो कोई एक ना सर, तीनों किसे निकलेंगे ना। तो उसमें ध्यान से देखें अपन, मान लो मैं ये मैं निकालने की कोशिश करता हूँ एक है ना, तो देखो ये जब जब हम ये तीनों नंबर रखेंगे ना उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये टर्म तब बचेंगे हमारे पास, जैसे इसके साथ पावर क्या आएगी, इसके साथ आएगा x की पावर 0, इसके साथ आएगा x3, इसके साथ x की पावर 6। तो हम देख रहे हैं भाई वो टर्म्स हमारा ऐड करने पर वो टर्म्स बचेंगी जिनके साथ पावर 3 के मल्टीपल में है। क्योंकि अगर मैं क्यूब रूट इन्फिनिटी रखूंगा ना और इन पर पावर क्यूब लगाऊंगा, इन पर पावर अगर 3 के मल्टीपल में होगी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मुझे पता है आप मूड में नहीं हो, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे होगे, खत्म कर करा दो सर, आप तो क्या है क्या नहीं, क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहे हो सर आप, खत्म कर करा दो ताकि कल शनि आएंगे और क्या ना, क्यों आप परेशान हो रहे हो जबरदस्ती। मुझे पता है बात, अंदर ही अंदर बोल रहे हो आप, सुन भी रहा हूं उस बात को लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतना बताया तो 2 3 दिन और सही, मैं ये सोच रहा हूँ ना। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने x बराबर 1 लिखा, x बराबर 1 रखने पर कितना आ जाएगा, ये आएगा C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड सो ऑन। कितना आ गया, 2 raised to power n आ गया। अब x बराबर ओमेगा लिखो उसमें ना, तो ये कितना आएगा C0,
C1 ओमेगा, C2 ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज C3 ओमेगा क्यूब, C3, व्हाट इज ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा की पावर 5, व्हाट इज ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 9, 1। अब कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर रखेंगे अपन, तो ओमेगा स्क्वायर रखने पर C0, ओमेगा स्क्वायर रखा है एक्स की जगह, व्हाट इज ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, मतलब ओमेगा स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है ना ओमेगा स्क्वायर कैसा आया यहाँ, बोल भी रहा हूं मतलब है ना ये। C5 ओमेगा की पावर 10 ओमेगा, ओमेगा की पावर 12, 1, ओमेगा की पावर 14, ओमेगा की पावर 16, ओमेगा की पावर 18, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इनको जोड़ दिया वो। अब इनको जोड़ने पर देखो क्या बचा, जब इनको जोड़ूंगा तो भाई ध्यान से देखो, इनको जोड़ने पर ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। इनको जोड़ने पर C1 कॉमन आ गया, 0 आ गया। इनको जोड़ने पर C2 कॉमन आ गया, 0। इनको जोड़ने पर C3 3 बार आ गया, C4 0 हो गया, C5, C6 3 बार आ गया। तो कौन सी टर्म बची, जिनके साथ पावर 3 के मल्टीपल में थी ना। तो फटाफट C0, C3, C6, जैसे ही मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखा और इन तीनों को जोड़ा, तो वही टर्म बची, वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचे जिनके साथ x की पावर 3 के मल्टीपल में थी, है ना। इन तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स C0 प्लस का C3 प्लस का C6 एंड सो ऑन। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा ना, तो ध्यान से देखो, ये 2 रेस्ट पावर n, ये 1 प्लस ओमेगा होल पावर n, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n। अब लगेगा सर ये कैसे निकालेंगे, तो उसमें देखो आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट निकालो। अगर मैं इसका बाहर निकालूंगा ना, 1 प्लस ओमेगा होल पावर n का कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा दो, 1 प्लस ओमेगा होल बार होल पावर n, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा होल पावर n। तो ये अगर ये z है तो ये क्या है, तो व्हाट इज z प्लस z बार, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अगर मैं इसको सोल्व कर लूंगा, बस इसका रियल पार्ट निकाल के डबल कर दूंगा, वो इनका सम आ जाएगा, है ना। यानी इसको देयरफॉर इफ लेट z इज इक्वल टू, अगर मैं z मान लूं 1 प्लस ओमेगा होल पावर n को, देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा होल पावर n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n will be z plus z bar, and that will be 2 into real part of z। और इसका रियल पार्ट निकालने के लिए 1 प्लस ओमेगा को सिस्टमेटिकली लिख लूंगा मैं, है ना, और उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रियल पार्ट निकाल लूंगा, डबल कर दूंगा उसको, यानी सम निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अब समझ आ गया आपको। अब जैसे मुझे ये निकालना होता, अब थोड़ा ध्यान से आप जवाब देना, मान लो मुझे ये निकालना होता C1 प्लस, अब ये निकालना है, डिफरेंस तो इनमें भी 3 3 का है, इसको निकालने के लिए भी मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखूंगा और तीनों को जोड़ूंगा, लेकिन अब कैसे आएगा वापस, अगर मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखूंगा और जोड़ दूंगा तो वापस C0 आएगा, फिर C3 आ जाएगा, फिर हम तो यही चाहते हैं। अब की बात, अब क्या करें, इनके साथ x की पावर क्या करो, 3 के मल्टीपल में कर दो, इनके साथ x की पावर 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। अभी C1 के साथ पावर कितनी आ रही है, 1, हम चाहते हैं 3 के मल्टीपल में आए, पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये बचा के रखना है मुझे, तो पहले मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते देखो इसके साथ पावर कितनी आ जाएगी, 3, इसके साथ 6, इसके साथ, और अब मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखूंगा तो ये बचेंगे 3 बार ना। सुन लो कोई बात नहीं, समझ में आ जाए, हो सकता है कभी काम आ जाए ना, सवाल आ जाए अपने कर पाए अपन, तो मेरे प्रयास भी काम आ जाए बोलने के, आपके सुनने के प्रयास भी काम आ जाए, और क्या ना। समझ में आ गया। अब अगर मान लो मुझे ये निकालना होता, C2 प्लस C5 प्लस C8 निकालना हो, तो वही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखूंगा, लेकिन अब ये कोशिश करूंगा कि इनके साथ पावर 3 के मल्टीपल में। अब क्या करूंगा, पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करते इसके साथ पावर क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब, ये एक्स की पावर 6, ये एक्स की पावर है ना, फिर हमें रखूंगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, तीनों को जोड़ दूंगा ना, ठीक है ना। अब अगर मैं 4 4 का डिफरेंस होता, C0 प्लस C4 प्लस C8, मान लो मुझे ये निकालना है, तो जब 4 4 का, जब मैं फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी लिखूंगा, तो उनको रखने के बाद वो 4 इक्वेशन को जोड़ूंगा, तो वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचेंगे जिनके टेल 4 के मल्टीपल में है, या जिनके साथ x की पावर 4 के मल्टीपल में है ना। तो इनके साथ x की पावर क्या है, 4 के मल्टीपल में, तो मैं वही 1 -1
आयोटा माइनस आयोटा रख के चारों को जोड़ दूंगा तो चार चार बार आ जाएंगे, समझ रहे हैं? अब लेकिन अगर मुझे ये निकालना होता C1 प्लस का C5 प्लस का C9, तो इनके साथ x की पावर 4 के मल्टीपल में लाऊंगा। उसके लिए क्या करूंगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा रखूंगा। ये मुझे निकालना होता C2 C6 और C10, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि पावर 4 के मल्टीपल में आ जाएगी, फिर मैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा लिखूंगा ना। आगे समझ में अब तो ना, ऐसे 5 5 का डिफरेंस हो तो फिफ्थ रूट डिविनिटी लिखो आप, और उनके साथ एक्स की पावर 5 के मल्टीपल में आना चाहिए। ये लॉजिक है, इनको निकाल के जोड़ना भी सिखा दिया मैंने कैसे जोड़ना है आपको ना, तो उसको निकाल सकते हैं ना। ठीक है ना, बाकी आगे पढ़ लेते हैं फिर अपने ना। तो कहां तक आगे थे हम? वो एक लिखा था मैंने, सवाल दिया था मैंने करने के लिए ना। हाँ तो वो तो हो गया ना, फैक्टराइज कर दिया हमने। तो उससे पहले सारे रूट निकाल लिए, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, तो उससे आ गया Z-1 जेड स्क्वायर -2Z कॉस ऑफ 2π/7 +1, फिर आ गया जेड स्क्वायर माइनस का 2Z कॉस ऑफ 4π/7 +1, और फिर एक आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस का 2Z कॉस ऑफ 6π/7 +1। भाई 7 रूट आ गए ना उनमें, एक तो 1 आ गया और बाकी एक Z1 एक Z2 एक Z3, फिर एक Z1 बार एक Z2 बार एक Z3 बार आ गया ना। ये ऐसा आ गया ना, ये तो कर लिया हमने ना, कल समझाया था मैंने पूरा करके आपको ना। ये 7 फैक्टर आ गए, इसके 7 लीनियर फैक्टर आ गए, तो ये डिग्री 6 हो गई, डिग्री 7 हो गई, फैक्टराइज तो कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है हमें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉस ऑफ 2π/7 है ना, तो हम जानते हैं इसके 7 रूट आएंगे, उन 7 रूट का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा है ना। और हम जानते हैं 7 रूट ऐसे हैं, 1 एक Z1 है, फिर एक Z1 बाहर है, फिर एक Z2 है, एक Z2 बाहर है, फिर एक Z3 और एक Z3 बाहर है। ये 0 होता है हम जानते हैं ना। इसमें एक Z1 है, या यूं बोलेंगे ये एक 1 है, ये अल्फा है, तो एक अल्फा बाहर, फिर एक अल्फा स्क्वायर बाहर, समझ रहे? तो इसमें Z1 क्या होगा, व्हाट इज Z1? ई रेस्ट पावर आएगा 2π/7, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है ना भाई ये Z1 हो गया, तो ये Z1 का बाहर अपने आप आ गया। फिर Z2 क्या होगा, e की पावर आएगा 4π/7, फिर उसका बाहर आ गया, फिर ये e की पावर आएगा 6π/7, ये उसका कॉन्जुगेट हो गया ना। तो व्हाट इज दिस, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1, 1 + 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z3 बराबर 0। नाउ व्हाट इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1, ये तो 2 तो सब में से कॉमन ले लिया, cos ऑफ 2π/7, ये आ गया cos ऑफ 4π/7, ये आ गया cos ऑफ 6π/7 बराबर 0। या कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला बता देते, उससे भी आ जाता है ना, -½ आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया -½ ये निकालना था ना मैं, कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे अपन। या एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लिया, -½ इज द आंसर। अब सेकंड वाले का आंसर है √7/8, सेकंड वाले का आंसर है √7/8, स्क्वायर रूट ऑफ 7/8। सेकंड वाला कौन सा है, cos ऑफ 2, मल्टीप्लाई कर रखा है मतलब इनको ना। हाँ तो उसका आंसर मेरे हिसाब से √7/8, सेकंड वाले का आंसर √7/8 है शायद, सेकंड वाले का आंसर है √7/8, नहीं 1/8, सेकंड वाले का आंसर 1/8। थर्ड वाला जो साइन वाला है, साइन वाला ना थर्ड वाला, साइन π/7, उसका आंसर है √7/8, और फोर्थ वाला है 1/8, 1/8। सेकंड वाले पे लिखा हुआ है cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7। अब वो कैसे निकालूं, देखो वो निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखें, हम ऐसा निकाल सकते हैं ना। हम चाह रहे हैं भाई cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π, ये मल्टीप्लाई हो जाए, क्या रखें, जेड बराबर आयोटा रख दो ना, जेड बराबर आयोटा, क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई तभी होगी, कल भी सिखाया था ना मैंने आपको, तब जेड की जगह आयोटा लिखूंगा, क्योंकि ये -1 बनना जरूरी है ताकि ये हट जाएगा, फिर ये अकेली टर्म बचेगी, तो यहां भी अकेली टर्म बचनी चाहिए, उसके लिए मुझे जेड की जगह आयोटा रखना पड़ेगा। पुट करो जेड बराबर आयोटा, सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए हम पुट कर देंगे जेड बराबर आयोटा, फॉर सेकंड पार्ट वी पुट जेड इक्वल टू आयोटा, जेड इक्वल टू आयोटा, निकाल लेंगे आंसर है ना, 1/8 आ जाएगा ना। अब थर्ड पार्ट निकालना है ना, थर्ड पार्ट में देखो हमें चीज साइन चाहिए ना, और साइन 3π/7 तक चाहिए, कहां तक चाहिए, 3π/7 तक चाहिए शायद ना, साइन π/7, साइन 2π/7, साइन 3π/7। तो दो तरह से निकाल सकता हूं, एक तो मैं जानता हूं ये वाला फॉर्मूला,
एक तो मैं ये वाला फॉर्मूला जानता हूं, साइन पाई बाय एन, साइन 2 पाई बाय एन, साइन 3 पाई बाय एन। एक तो ये फॉर्मूला जानता हूं मैंने, एन माइनस 1 पाई बाय एन। व्हाट इज दिस? एन अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1। हमें चाहिए साइन पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 7। एन बराबर 7 रख दो उसमें, पुट एन इज इक्वल टू 7। जैसे मैं इसमें एन बराबर 7 लिखूंगा तो व्हाट डू वी गेट? साइन पाई बाय 7, साइन ऑफ 2 पाई बाय 7, साइन ऑफ 3 पाई बाय 7, साइन ऑफ 4 पाई बाय 7। लास्ट टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म आ जाएगा 6 पाई बाय 7, साइन ऑफ 6 पाई बाय 7। एन बराबर 7 रखा ना, 7/2 raised to power 8, ये आ गया। लेकिन मुझे तो यही थी चाहिए, तो हम जानते हैं देखो फर्स्ट वाला एंगल लास्ट वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल के साइन बराबर होते हैं। तो साइन 6 पाई बाय 7 इज सेम एज साइन पाई बाय 7, स्क्वायर कर दो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, इनका सम पाई के बराबर है। तो साइन 5 पाई बाय 7 इज सेम एज साइन 2 पाई बाय 7, एंड ये वाला एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो दिस इज सेम एज साइन स्क्वायर साइन 3 पाई बाय 7। तो 7/64 है, तो √7/8 आ जाएगा ना। ठीक है ना, ये तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिया, नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा दिया ना। या हम ऐसा कर सकते थे कि जैसे मुझे साइन चाहिए ना, तो साइन के लिए मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए, जैसे इसका आधा एंगल चाहिए मुझे साइन में, इसका आधा एंगल साइन पाई बाय 7, इसका आधा एंगल साइन 2 पाई बाय 7, इसका आधा एंगल साइन 3 पाई बाय 7। तो हम अगर कॉस का एंगल आधा करना चाहते हैं और साइन लाना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस चाहिए मुझे, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर, और एंगल आधा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये सब बन जाए 1 माइनस कॉस बन जाए ना। तो देखो हम क्या रखें इसमें, जेड बराबर 1, क्योंकि जेड को अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 कॉस, और 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस बन जाएगा। लेकिन जैसे जेड बराबर 1 लिखूंगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करें, ये फैक्टर हटाना है हमें। हम जानते हैं 7/2 है, इसमें 1 को हटा दो, कितने बचेंगे? 6। और वो 6 के रूट किसके होंगे वो हम जानते हैं ना, है ना? तो हम जानते हैं इसको अगर मैं हटा दूंगा, इसको हटाने के बाद यहां एक्सप्रेशन क्या लिख दूंगा? 1 + जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4, जेड की पावर 5 और जेड की पावर 6। ये यूनिटी को हटा दिया हमने ना, और इस फैक्टर को गायब कर दिया हमने। दीज आर दीज ऑल आर द 7/2 एक्सेप्ट द यूनिटी। मतलब इसमें जेड बराबर 1 रख दो, आप रख सकते हैं। अब तो जेड बराबर 1 रख देंगे, तो जिससे जेड बराबर 1 लिखेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। कर लेंगे, अब दिमाग लगा के ये बन जाएगा ना। अब अगर मैं कॉस वाला चाहिए तो उसी के अंदर वो जो फैक्टर था ना ये वाला, अब देखो कॉस कब बनेगा? कॉस का एंगल आधा चाहिए लेकिन मुझे ना, तो कॉस का एंगल आधा कब आता है? 1 + कॉस आए। तो अब यहाँ 1 + कॉस कैसे बनेगा? 1 + कॉस बनाना है मुझे। जेड की जगह -1 रख दो, जेड की जगह -1, क्योंकि जेड की जगह -1 लिखूंगा तो ये कितना बनेगा? 2। जेड की जगह -1 लिखूंगा तो 2 कॉस 2 पाई बाय 7, और वो 2 कॉमन ले लूंगा, 1 + कॉस बन जाएगा। वहां भी 2 कॉमन लेने पर 1 + कॉस, वहां भी 2 कॉमन लेने पर 1 + कॉस, और 1 + कॉस का मतलब 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, एंगल आधे हो जाएंगे ना। आगे समझ में? तो फर्स्ट का आंसर क्या है? -1/2। सेकंड का आंसर 1/8। थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर 1/8। ठीक है ना? ऐसा आंसर निकाल, यही था बस, है ना? तो आगे चलते हैं बने ना। तो वो मैंने सर्कल वाला लिखा दिया शायद आपको ना, कि वो सर्कल का सेंटर -α, और उसके बाद लास्ट पॉइंट वो लिखा था ना, उस पर एक सवाल सेंटर वाला निकालना, सेंटर निकालो रेडियस निकालो, वो सवाल करवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे वहां पे ना, नोट कर, लेट मॉडुलस ऑफ Z - Z1 अपॉन Z - Z2 इज इक्वल टू के। ये बता दिया सर मैंने, बता दिया ना आपको, ये सवाल करवाया। इसका सेंटर हम जानते हैं, एक सर, अगर के बराबर 1 होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, और अगर के नॉट इक्वल टू सर्कल आएगा ना। और उस सर्कल को जो है सेंटर हमने निकाल लिया, रेडियस हमने निकाल लिया। मैंने कल सवाल ये करवाया था आपको, Z - 4 आया था अपॉन Z - 2 इज इक्वल टू 2। इसका सेंटर रेडियस निकाला था हमने ना। तो सेंटर हम ये तो जानते हैं भाई, जैसे कि दिखेगा ना, अगर 1 आएगा तो नॉट इक्वल टू 1 आएगा तो सर्कल होगा है। उसका सेंटर रेडियस हम निकाल लेंगे स्क्वायरिंग वगैरह करके, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं अपन, ताकि वो टाइम बच सकता है हमारा। ट्रिक कैसे लगाएंगे? हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट है ना, बेसिकली ये Z1 है, ये Z2 है हमारे पास, है ना भाई। एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी Z1 यानी यही तो हो गया, मतलब हमें ये दे रखा है Z - Z1
अपॉन जेड माइनस जेड टू, और एक के बराबर दे रखा है ना। जेड एक मूविंग पॉइंट है, जेड की जेड वन से डिस्टेंस निकालो और जेड की जेड टू से डिस्टेंस निकालो, यानी एक मूविंग पॉइंट की हम दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशो कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू वन आ रहा हो। तो जब भी ऐसा हो रहा होगा कि मान लो एक मूविंग पॉइंट पी हमारे पास है, ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, और जब कभी आपको लगे कि मूविंग पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, इसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशो वन के बराबर नहीं है, के है, लेकिन के इज नॉट इक्वल टू वन, तो लोग को हमेशा क्या आएगा, एक सर्कल आएगा ना। लोग को हमेशा एक सर्कल आया है। यहाँ अपन ऐसे 2D की फॉर्म में बोल रहे हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बोल रहे हैं। ये मूविंग पॉइंट पी की जेड वन से डिस्टेंस है, ये मूविंग पॉइंट पी की जेड टू से डिस्टेंस, और जब भी वो डिस्टेंस का रेशो नॉट इक्वल टू वन आएगा तो लोकस हमेशा एक सर्कल आएगा, है ना। अब उस सर्कल का वैसे मैं यहाँ तो हम लोकस इक्वेशन निकाल के कर लेंगे, यहाँ हम स्क्वायरिंग वगैरह करके निकाल लेंगे ना। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 4 आएटा, जैसे जेड वन हमारे पास 4 आएटा है, और जेड टू कितना है, जेड टू बराबर 2 है, तो 4 आएटा का मतलब क्या हो गया, 0,4, और 2 का मतलब क्या हो गया, 2,0, ये से जेड टू लिख दिया हमने। वो तो मैंने कल बताई दिया ना, पूरा स्क्वायरिंग वगैरह करके निकाल के। अब हम देख रहे हैं भाई ये रेशियो में दे रखा है, मतलब जेड की 4 आइटा से डिस्टेंस डबल है कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस जेड फ्रॉम, तो यानी जो डिस्टेंस का रेशियो वो 2:1 आ रहा है, यानी डिस्टेंस ज्यादा किससे है, 4 आइटा से डिस्टेंस ज्यादा है ना, और 2:1 है, यानी जेड मैंने मूविंग पॉइंट मान लिया, और उस मूविंग पॉइंट की मैं इससे डिस्टेंस निकालूं और इससे डिस्टेंस निकालूं, उसका रेशियो 2:1 है हमारे पास है, तो 2:1 आ गया, मतलब ये समझ में आया। 2 यहाँ क्यों लिखा मैंने, मान लो ये 1/2 होता तो फिर 1:1/2 आता, नहीं क्या, 1/2:1 आता, मतलब हाफ या 1:2 आता हमारे पास। नहीं समझ में नहीं आया, ये हमें अप्रोप्रिएटली लिखना है कि 2 का लिखना है 1 का लिखना है। मान लो 1/2, ये 1/2 होता है हमारे पास। अब डिस्टेंस ज्यादा किसकी है, 2 से डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये हमारे पास आता 2:1 आता, फिर 2:1 आता हमारे पास। समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने, ये हमारे पास 2 था लिखा हुआ, बस अब कुछ मत करो, रेशो में अप्रोप्रिएटली मालूम पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लेंगे, और एक बार इस सेम लाइन सेगमेंट को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लेंगे। वही 2 में इस तरफ ही लूंगा ना, एक्सटर्नली के लिए बना दिया मैंने। एक बार में ये पॉइंट निकाल लूंगा, एक बार ये पॉइंट, ये थोड़ा आसान रहेगा रिलेटिवली उसके कंपेरिजन में ना, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट आ जाएंगे, दिस विल बी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ट्रिक मान सकते हैं इसको चाहे तो अपन। अब जैसे मुझे जेड निकालना है ना, कैसे निकालूंगा, ये 4 आएगा, 4/3 आ जाएगा, सही, 2 में डिवाइड करना, इंटरनल पॉइंट आ गया ना, 4, सही है ना, 4/3, फिर वे निकालूंगा तो अगेन 4/3। ये जो सर्कल हम निकालने वाले हैं उसके डायमीटर के एंड पॉइंट आ गए। एक ये एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालो, तो 4 से कितना आ गया, 4 आ गया, ये फिर वो 0 आया, ये -4 आ गया, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट आ गए। या तो इससे पहले 2D में सर्कल लिख दो, तो उसका सेंटर रेडियस निकाल लो, या भाई इसका मिड पॉइंट निकाल लो। अभी डायमीटर के एंड पॉइंट है, जेड दिस आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, यानी जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना वो, उस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाला एक पॉइंट निकाल लो और एक एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लो। वो जो पॉइंट आएंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाएंगे ना। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लो आप, इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा 4/3 प्लस का 4/2, फिर आएगा 4/3 प्लस माइनस का 4/2, ऐसा आ जाएगा। एंड देयरफॉर दिस इज 8/3 एंड दिस इज माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, 12 सा 8 माइनस का 4/3, ये आया था सेंटर हमारे ना। और रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर के एंड पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, उसका अलग। तो हो सकता है कभी ये रिलेटिवली आसान लगे अपने को, वरना वो तो तरीका बताया मैंने, स्क्वायरिंग वगैरह करके सेम ऐसे जमा दिया और फटाफट माइनस अल्फा उसका सेंटर आ गया, और रेडियस इज अंडर रूट अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस के, उससे फटाफट रेडियस निकाल ली। तो ऐसा निकाल सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या है, जैसे ये मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको ना, पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि भाई जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं इस बहाने ना, वरना सब अपन इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं चाहे तो अपन इनको 2D में कन्वर्ट कर दो, और वो 2D में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लो, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब है ना।
तो लिखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through two given points z1 z2 is equation of straight line passing through two given points z1 comma z2 can be written as या ये लिखो is given by z is equal to z1 plus का lambda times of z2 minus z1 where lambda is real parameter मतलब वेरिएबल तो है लेकिन रियल है वो, है ना। ये वेक्टर की तरह का हो गया, देखो आप, है ना, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ आ गया और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया ना। अब यहाँ z1 लिख दो, यहाँ z2 माइनस z1, यहाँ z1 माइनस z2, यहाँ z2 लिख दो, z1 माइनस z2, यहाँ z2 लिख दो, यहाँ z2 माइनस z1 लिख दो। वेक्टर की तरह का हो गया ना, साधारण वेक्टर की तरह का हो गया ना लाइन। वो a पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस है, ऐसे लिख दिया अपन ने। तो ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। बस थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि अगर जैसे मान लो ये पढ़ लेंगे अपन और कभी लिखा हुआ आ गया ऐसे फटाफट, तो फिर हमारा टाइम बच जाएगा, बस ये और क्या है ना। वो तो मेहनत करते हैं तो टाइम भी बचता है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जो साधन अवेलेबल है उनसे भी निकाल सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं, उनको निकाल के भी देखा जा सकता है। उस दोनों पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 2D में कन्वर्ट कर दो और ऐसे लाइन निकाल लो, लाइन में एक्स वाई की जगह जेड में कन्वर्ट कर दो, वैसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो कैसे निकाला है मैंने ना, ये मैंने ऐसे निकाला है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक z1 है और एक z2 है ना। ये z1 z2 हमारे पास दो पॉइंट है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस पर कहीं भी एक पॉइंट मान लो ना, मैंने ये तो लिखवा रखा है आपको कि वो लोकस स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वो आर्ग्यूमेंट 0 और पाई के बराबर होता है। लिखा था मैंने, प्लस माइनस π/2 वाली बात की थी मैंने, π/2 की बात की थी, माइनस π/2 की बात की थी, फिर एक्यूट एंगल की बात की थी, फिर ऑब्ट्यूज एंगल की बात की थी, फिर एक बार 0 लिखवाया था, फिर एक बार मैंने पाई लिखवाया था, है ना। फिर मैंने कहा था 0 और पाई दोनों लिख देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाए। तो हमने इस पर कहीं एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया जेड। अब मान लो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी, हम चाहते हैं भाई ये पॉइंट इस लाइन पर मूव करना चाहिए, तो एक तो ये वेक्टर बना दो आप, एक ही वेक्टर बना दिया, कौन सा वेक्टर हो गया, और ये z2 माइनस z1 हो गया। तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना। तो हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इनके बीच में एंगल क्या आना चाहिए, 0 या पाई आ जाना चाहिए ना। भाई अगर z यहां रहेगा तो इनके बीच में एंगल 0 आएगा, यहां रहेगा तो पेयर ऑफ रेज आ गई, मतलब वो बीच में आ जाएगा तो पाई आ जाएगा। ये एंगल 0 और पाई आ जाना चाहिए ना, 0 और पाई, तो फिर जेड इस लाइन पर मूव करेगा ना। ये लिखवा रखा है मैंने आपको, पहले समझा रखा है ना, 0 वाला अलग समझाया है, पाई वाला अलग समझाया है ना। तो ये हम उस लाइन की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 पासिंग थ्रू z1 z2, उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन हो गया है। समझ में नहीं आया, है ना। और इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया ना। कैसे भाई, हम बोल रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, 0 है पाई है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। देयरफॉर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल। और अगर ये प्योरली रियल है तो इसको मैं लैम्डा बोल सकते हैं। z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू r, ये लैम्डा के बराबर हो गया। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो इक्वेशन आ गया, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। ये फटाफट ऐसे लिख दिया मैंने, ये वो इक्वेशन ऐसा आ गया। वो जो बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज थी ना, उसका इस्तेमाल किया, अपना दिमाग लगा लिया और करते गए अपने। तो हम उस लाइन की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 z2, उस लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर मुझे z1 z2 को मिलाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो ना, तो ये लैम्डा की अलग अलग वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो ये उस लाइन पर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो मुझे z1 z2 को मिलाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा तो मैं उस लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा ना। अब मैं यहाँ z1 की जगह z2 लिख सकता हूं, यहाँ z1 लिखूं, यहाँ z2 माइनस z1 लिखूं, या यहाँ z1 माइनस z2 लिखूं, एक ही बात है। वो तो माइनस साइन कॉमन ले लूंगा ना मैं, और माइनस लैम्डा को म्यू कर दूंगा ना। यहाँ मैं z2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ z1 माइनस z2, यहाँ z2 लिख सकता हूँ, वहां z2 माइनस z1 भी लिख सकता हूँ। तो ये लाइन आ गई हमारे पास। सवाल करते हैं, लिखो एक आपने।
Find the equation of line. Find the equation of a line passing through the points 1 plus iota and 2 plus iota. Passing through the points 1 plus iota and 2 plus iota. And also find the point या points. Point के बाद ब्रैकेट में s लिख देंगे ना. And also find the point या points on this line. And also find the point or points on this line which is या r. इसके बाद ब्रैकेट में r लिख दिया ना. Which is या oblique r at a distance of root 3 unit. At a distance of root 3 unit from the point 1, 0. पहले तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है और उस लाइन की इक्वेशन को लिखने के बाद उस लाइन पर हमें एक पॉइंट निकालना है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस रूट 3 यूनिट के बराबर हो. ध्यान से देखो, एक मिनट पहले मैं बताता हूं आपको करके. तो ये सवाल भले कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में पूछा है, मैंने तो 2D में कन्वर्ट कर दिया इस सवाल को. तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1, 1 हो गया ना. ये पॉइंट हो गया 1, 1. तो ये 1, 1 हो गया. वो पॉइंट कितना हो गया? 2, 1. मुझे इनको मिलाने वाली लाइन निकालनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. इसका इक्वेशन क्या आ गया? y बराबर 1. अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में कन्वर्ट करना है. तो हम देख रहे हैं, हम जो लाइन लिखी है ना, लाइन का मतलब लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट लिखा. हम इस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं. इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट. उन सबका y कितना होगा? 1. उनका x क्या होगा? वेरिएबल होगा. तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में से लिख दिया, x तो वेरिएबल है, आयोटा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. भाई इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट को लिख दिया मैंने जनरलाइज फॉर्म में ना. भाई x तो वेरिएबल है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y तो 1 हो गया ना इन सबका. समझ में नहीं आया, लिख दिया x बिलोंग्स टू r. ये x बिलोंग्स टू r मैंने ऐसे लिख दिया. भाई ये लाइन आ गई हमारे पास. यानी x कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहेगा? इमेजिनरी पार्ट हमेशा 1 रहेगा उसका. या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई करेगा उसका x कुछ भी हो सकता है, उसका y लेकिन क्या होगा? 1 के बराबर होगा. समझ में नहीं आया है? अब हमें सेकंड पार्ट, ये लाइन लिख दी फटाफट हमने. अब सेकंड पार्ट पर आ गए. हमें इस लाइन पर वो पॉइंट निकालना है जो इस 1, 0 से कितने डिस्टेंस पर है? दिस 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है. तो हम जानते हैं हमें इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है. ये पॉइंट रहा हमारे पास इस लाइन पर. यही देखें 2D की बात करें, इस लाइन पर मुझे एक पॉइंट चाहिए. इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं मैं? x, 1 लिख सकता हूं. x निकालना है. ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? डिस्टेंस में लगा दो. नहीं आ रहा समझ में? तो अंडर रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया. नहीं आ रहा समझ में? आ गया ना? तो ये पॉइंट मान लेना लाइन पर हमने x, 1 और इसकी 1, 0 से डिस्टेंस निकाल दी और उसको 3 के बराबर, रूट 3 के बराबर इक्वेट कर दिया. उसको रूट 3 के बराबर इक्वेट कर दिया. बस यहां से x निकाल के रख दूंगा यहाँ ना. तो ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3. तो उससे x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 आ गया. उससे x - 1 बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 2. तो x बराबर कितना आ गया? 1 प्लस रूट 2. यानी कितने पॉइंट आएंगे? 2 पॉइंट आएंगे ना. तो पॉइंट क्या हो गया? वो पॉइंट हो गया हमारे पास 1 प्लस रूट 2, 1. ये तो 2D की फॉर्म में हो गया. 1 माइनस रूट 2, 1. ये 2D की फॉर्म में हो गया. कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में क्या हो गया? 1 प्लस रूट 2 प्लस आयोटा और 1 प्लस रूट 2 माइनस आयोटा हो गया ना. ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में कन्वर्ट कर दिया हमने. आंसर आ गया. 1 माइनस रूट 2 लिख लो यार, जान ही लोगे कि बिल्कुल बच्चे की. सूली पे लटकाओगे. ये से 1 माइनस रूट 2 आ गया. नहीं, वहां 1 प्लस रूट 2 लिखा है. इससे शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छाई कितनी कर लो आप. एक बुराई करो गर्दन कट जाएगी आपकी फटाफट. दुनिया गर्दन काटने के लिए तैयार रहती है. मतलब वो इंतजार करती है गर्दन कब काटें इसकी. कितनी अच्छाई कर लो कोई फल नहीं मिलेगा आपको, कभी भी फल नहीं मिलेगा. सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है. इसको आप सीखो. अब आप आगे आने जा रहे हो जीवन में ना. कितनी भी अच्छाई कर दो उसका फल कभी नहीं मिलेगा आपको. क्रेडिट तो देने में बहुत मुश्किल होता है. क्रेडिट सुनने के लिए तैयार बैठी रहती है दुनिया ना. इसलिए प्लस साइन की गलती कर दी. तो फटाफट उन्होंने बोल दिया भाई आपको आता ही नहीं है. ठीक है ना? ऐसा फटाफट नहीं. अब कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा का करना हो तो उससे निकालो आप. मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से निकालो आप. तो मतलब हमारा काम चल जाएगा, मतलब है ना. बस थोड़ा सा ये अपन समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पढ़ने से
हो सकता है कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए वो Z1 प्लस लेमडा, तो वो हम पकड़ लें फटाफट बस, है ना। वो तो क्या सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे ना, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके दिखाना होता था उनको अपने को, तो फिर तो ऐसा ही करना पड़ता था अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप तो ऑब्जेक्टिव होता है तो 2D वूडी का यूज कर लो, है ना, और फटाफट निकाल लो, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना। कैसे हमारे पास Z1 Z2 हो गए ना, तो हमने लिखा Z इजिकल टू Z1, ये लाइन की इक्वेशन लिख दी, Z इजिकल टू Z1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1। अब Z2 माइनस Z1 लिख दो आप चाहो तो, Z1 माइनस Z2 लिख दो, यहाँ Z2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। व्हाट इज Z1? 1 प्लस आयोटा। व्हाट इज Z2 माइनस Z1? 1। तो ये आ गया Z इजिकल टू 1 प्लस लेमडा और प्लस आयोटा। अब आपको लगेगा वहां तो आपके x प्लस आयोटा आया था, यहाँ तो 1 प्लस लेमडा आ गया। तो व्हाट इज 1 प्लस लेमडा? एक वेरिएबल है, लेट 1 प्लस लेमडा बराबर म्यू, तो म्यू प्लस आयोटा आ गया वो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब इस लाइन पर पॉइंट निकालना है अपने को, जो 1,0 से कितने डिस्टेंस पर है, तो हमें लाइन पर पॉइंट चाहिए, लाइन पर वेरिएबल पॉइंट। तो यही तो लाइन पर वेरिएबल पॉइंट है, यही उस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट है। किस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, उस पॉइंट को मैंने Z3 मान लिया। 1,0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस वेरिएबल पॉइंट और इस फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √3। और हम जानते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z3 बराबर √3 हो गया ना। भाई हमें एक पर्टिकुलर लेमडा निकालना है, इसको अगर हम यहाँ रखें तो इसकी डिस्टेंस इससे कितनी आ जाए? √3 आ जाए। तो ये लाइन पर लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हो गया 1,0। आ रहा समझ में? तो इनके बीच में डिस्टेंस बना रहा हो आप। तो Z माइनस Z3 का मॉड, तो Z तो हमारे पास कितना है? 1 प्लस लेमडा प्लस आयोटा है, Z3 कितना है? 1 है, बराबर √3 आ गया। तो ये मॉडुलस ऑफ लेमडा प्लस आयोटा बराबर √3 आ गया ना। तो इससे कितना आ गया हमारे पास? लेमडा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। तो लेमडा बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस √2 आ गया। तो कुछ नहीं करना, बस एक बार यहाँ √2 रख देंगे और एक बार यहाँ माइनस √2 रख देंगे। एक बार √2 और एक बार माइनस √2। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे फटाफट निकाल सकते हैं अपन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा का यूज करके निकाल लिया हमने। लिखे एक और लिखे ना, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining Z1 and Z2, joining Z1 and Z2, the equation of a straight line joining Z1 and Z2, joining Z1 and Z2 can also be written as, can also be written as, दो तरह से लिखा दिया मैंने आपको ना, can also be written as alpha bar Z, alpha bar Z plus alpha Z bar plus B बराबर 0, where alpha is complex constant, complex constant, मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड बोला है, मतलब इमेजरी भी हो सकता है ना वो, लेकिन कांस्टेंट होगा। एंड बी इज रियल कांस्टेंट, एंड बी इज रियल कांस्टेंट, रियल नंबर होगा और कांस्टेंट होगा, बी इज रियल कांस्टेंट, बी इज रियल कांस्टेंट, ये रियल कांस्टेंट होगा ना। उस लाइन की इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें ना Z1 दिख रहा है ना Z2 दिख रहा है, तो कभी ऐसा आ जाए ना लिखा हुआ तो अपन इंटरप्रेट कर पाए भाई हाँ लाइन की इक्वेशन है, बस इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको, अदरवाइज तो कोई काम चल जाएगा आपका, तो लाइन वाइन से तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रख दो आप, अल्फा को मान लो A प्लस आइटा बी, जेड को मान लो X प्लस आइटा वाई, लिख दो उसको और फटाफट कैलकुलेट कर लो, 2D में लाइन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ लिखा वेयर अल्फा इज अल्फा, लिख दिया हमने वेयर अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास है अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू, वो है तो रियल कांस्टेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, वेयर अल्फा, अल्फा बार, तो अल्फा बार हमारे पास है आयोटा इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार, एंड दिस इज माइनस आयोटा Z2 माइनस Z1, क्योंकि भाई Z1 Z2 दिखने चाहिए ना अपने को, Z1 Z2 हमें दिखने चाहिए, लाइन Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन है, तो Z1 Z2 दिख नहीं रहे, तो उन्होंने क्या करा, उसको अच्छी तरह लिख दिया ताकि रीडेबल रीडेबल हो, अच्छा लगे बोलने में, सुनने में, देखने में, लिखने में। तो ये सब छुपा लिया उन्होंने और वो लाइन को ऐसे लिख दिया उन्होंने, जहां अल्फा का मतलब ये है और अल्फा बार का मतलब ये है ना, और बी रियल कांस्टेंट है हमारे पास, है ना। तो उस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं ना, या ऐसे लिख सकते हैं द रियल स्लोप ऑफ लाइन 1, रियल स्लोप ऑफ लाइन 1, रियल स्लोप ऑफ लाइन 1 is equal to minus real part of alpha
अपॉन इमेजरी पार्ट ऑफ अल्फा। जिससे अगर मैं इस लाइन को एक्स वाई में कन्वर्ट कर दूं तो रियल स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वही है बेसिकली, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, यानी अगर मैं जेड वन को मान लूं एक्स वन प्लस आईटा वाई वन, और जेड टू को मान लूं एक्स टू प्लस आईटा वाई टू, और यहाँ रख दूं, और मैं अल्फा का रियल पार्ट निकालूं और अल्फा का इमेजरी पार्ट निकालूं, ये रेशियो निकालूं, तो ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा 100%। क्योंकि वो 2 पॉइंट फॉर्म में तो बोल रहे हैं अपन एक तरह से, वहां बोलते हैं मैं एक्स वन कमा वाई वन एक्स टू कमा वाई टू को मिलाने वाली लाइन, यहाँ हम बोल रहे हैं जेड वन जेड टू, क्योंकि जेड वन का मतलब एक पॉइंट हो गया एक्स वन कमा वाई वन, या एक्स वन प्लस आईटा वाई वन, जेड टू का मतलब हो गया एक्स टू प्लस आईटा वाई टू। तो ये उस लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसमें ये एक और लिख लो आप, ये तो रियल स्लोप होता है, इसका प्रैक्टिकल मतलब होता है, या लिख लो कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन वन। कॉम्प्लेक्स स्लोप, इसका ज्योमेट्रिकली कोई मतलब नहीं होता है ना, रियल लाइफ में इसका यूज बस ऐसा टर्म आती है इसलिए इसका लिखा है कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन वन, ऑफ लाइन वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार। यानी अगर जेड वन जेड टू को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार, या उसको ऐसे लिख सकते हैं जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड टू बार माइनस जेड वन बार, या उसको लिख सकते हैं ई रेस्ट टू पावर आईटा टू थीटा। कॉम्प्लेक्स स्लोप तीन तरह से लिख सकते हैं बनना, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो ऐसे निकाल लो, दोनों पॉइंट दे रखे हो जेड वन जेड टू को मिलाने वाली लाइन है, दोनों पॉइंट दे रखे हो तो ऐसे निकाल लो। अब इसको चाहे जेड टू माइनस जेड वन लिखे या ऐसे लिखे, एक ही बात है, वो जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन बार माइनस जेड टू बार, वो एक ही बात है ना। और हमें दे रखा होगा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, या थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, इट इज सेम एज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, जो लाइन का इंक्लिनेशन होता है ना वही बेसिकली थीटा है ना। तो लाइन का रियल स्लोप निकालने का तो एक ही तरीका है, रियल स्लोप का मतलब वही है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने के तीन तरीके हैं। किसका कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल रहे हैं अपन, जेड वन जेड टू को मिलाने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल रहे हैं, तो तीन तरह से निकाल सकते हैं, या तो जेड वन जेड टू को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन दे रखा हो, लेकिन ये बी क्या है, रियल कांस्टेंट है, मान लो यहाँ आयटा लिखा हुआ आएगा तो ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा फिर, है ना, बी के बारे में रियल कांस्टेंट, उस आयटा को हमें आयटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रियल कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो उसके बाद हम ये अगर लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा तो हम उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ऐसे निकाल लेंगे माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार से। लाइन का अगर दो पॉइंट दे रखे होंगे जेड वन जेड टू को मिलाने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालो, तो मैं यहां से निकाल लूंगा, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात, जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन बार माइनस जेड टू बार। और हमें दे रखा होगा कि लाइन जॉइनिंग जेड वन जेड टू इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो उसका फिर मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप ई रेस्ट टू पावर आइटा टू थीटा से निकाल लूंगा ना, ठीक है ना। एक बात और लिख लो यहाँ, इफ ओमेगा वन एंड ओमेगा if omega 1 and omega 2 are the complex slopes of two straight lines, लिख लो कभी आ जाए भूले भटके मान लो, है ना, तो बस भैया तो मैं छोड़ दूं क्लास फिर और क्या है ना भाई, हो गया पूरा, पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम 8 बजे तक तो पढ़ ही सकते हैं ना, तो इस बहाने थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं अपन, है ना, कहीं आ जाए मान लो किस्मत जोरदार चल रही हो तो जो बताया वही आएगा, तो फिर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और क्या ना। जैसे केमिस्ट्री में बढ़ते ना टिक करके आगे, लाल कलर आ रहा तो लाल ही आएगा, उसमें क्या करोगे आप, इसे वो उसमें रटने से काम चल जाता है, इसमें रटने से भी काम नहीं चलता है एक्चुअली ना, मैथ्स में रटना तो कंपलसरी, रटने से टाइम बचेगा लेकिन रटने के बाद भी जरूरी नहीं सवाल हो, दिमाग तो लगवाएंगे सही आपसे वो मैथ्स में ना, और वहां थोड़ा केमिस्ट्री में आसान हो जाता है, बस भले टफ है लेकिन रट लिया, अब वो सीधे सीधे आ जाएगा, टिक कर दो उसको। तो मैथ्स पढ़ाने वालों की गलती है, गलत हमने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया और क्या है ना, मैथ्स पढ़ाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, बच्चों के नंबर भी कम आते हैं ना, दुआएं भी कम मिलती है। तो इसलिए तीन तरह हैं, लिख लो आप डब्ल्यू एन एंड ओमेगा वन या ओमेगा टू, इफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, बट दिस इज नॉट इमेजरी क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, ध्यान रखना ना, वो तो लिखा हुआ आएगा तभी मानेंगे ओमेगा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, तभी मानना है अपने को कि वो, वरना ऐसा नहीं कि जब भी ओमेगा वन नजर आ गया वो क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी है। इफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, एंड इफ, नेक्स्ट आंसर लिख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, if the lines are parallel to each other, if the lines are parallel to each other, then omega 1 बराबर omega 2। अगर लाइन पैरेलल है तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होते हैं, रियल स्लोप तो जानते ही ना अपन, रियल स्लोप तो बराबर होते ही है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्लोप भी बराबर ही होते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो ना। सेकंड, इफ तो पढ़ लीजिए, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो वहां रियल स्लोप में क्या होता है,
m1 m2 बराबर -1, यह होता है ω1 + ω2 बराबर 0। लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 के बराबर होता है ना। लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे इनको बातों को बस। अब जब भी लगे भाई, और कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालने के तरीके तीन है हमारे पास। लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो -α/α, दोनों पॉइंट दे रखे हो तो उससे निकाल लो, इंक्लिनेशन दे रखा हो तो e⁻² से निकाल लो। तो ऐसे अपन निकाल, अब चाहे तो भाई ये कैसा आता है समझा सकता हूं मैं आपको ना, ये कैसा आता है ना, या फिर आप घर जाके कोशिश कर सकते हैं। ये बेसिकली आया वहीं से, जो ओरिजिन है ओरिजिन तो वही है। हमने लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 का इक्वेशन ऐसे लिखा, Z-Z1 अपॉन Z2 - Z1 बराबर 0 और पाई। यहीं से स्टार्ट किया था हमने, इसी से वाला फॉर्म आया था, इसी से ये वाला इक्वेशन आ गया था, Z = Z1 प्लस का लैम्डा Z2 - Z1। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इससे आगे बढ़ने का तरीका डिफरेंट लगा रहे हैं अपन। यहां तो फटाफट बोल दिया भाई रियल हो गया, और फटाफट बराबर लैम्डा मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आगे बढ़ने का तरीका चेंज कर दो भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होने का मतलब ये रियल एक्सिस पर है, मतलब ये प्योरली रियल है ना। Z - Z1 Z2 - Z1 इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब उसका इमेजरी पार्ट क्या है, 0 है। अब है ना, या अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो जेड बराबर क्या है, जेड बराबर जेड बार है ना, यानी जेड बराबर, यानी ये और इसका कॉन्जुगेट आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब है। समझ में आ गया। और अगर वो इमेजरी होता तो जेड प्लस जेड बार बराबर 0 आता। इट मीन्स Z - Z1 अपॉन Z2 - Z1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दो, ये इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, है ना। और अब इसको सोल्व कर दो, आ जाएगा। और उसको सिस्टमेटिक वे में जमा रखा है उन्होंने, Z - Z1 अपॉन Z2 - Z1। ये आ गया जेड बार -Z1 बार, Z2 बार -Z1 बार। पर इसको लिख दो आप, सिस्टमेटिक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, जेड के साथ Z2 बार -Z1 बार -Z1 Z2 बार Z1 इंटू Z1 बार। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो उधर कितना आ जाएगा, जेड बार इंटू Z2 - Z1, फिर आ जाएगा माइनस का Z1 बार Z2 और प्लस Z1 बार। अब घर जाके कोशिश करके लाना आप उससे कैसे ना, ठीक है ना। फिर कल मिलते हैं अपन, और क्या, कल फिर डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर पढ़ा देंगे, वरना फिर कल आओगे नहीं आप। पूरा आज पढ़ा दूंगा तुम्हें, और मन भर के आओ मेरे से तो फिर पढ़ा देता हूँ आज ही, खत्म कर करा देते हैं। भाई इसके चेहरा देखने ही नहीं है आगे, पढ़ा दो सर आप तो, कोई बात नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना। फिर कल मिलते हैं फिर, और क्या, थोड़ा बहुत इसको सोल्व करके लाना आप, है ना। मतलब ये भी इसमें रियल, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये रियल कांस्टेंट क्रिएट नहीं होगा अभी, ये मुझे फोर्सफुली क्रिएट करना पड़ेगा। यानी हम जेड के कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे, जैसे जेड का कोफिशिएंट तो ये आ गया, जेड बार का कोफिशिएंट ये आ गया, और ये जो आएगा ना ये कांस्टेंट है, क्योंकि Z1 Z2 कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये तो कट जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया यहाँ से, कट गया ना मेरे हिसाब से, ये तो कट जाएगा। बस अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ये भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, लेकिन वो रियल कांस्टेंट नहीं आएगा। तो रियल कांस्टेंट मुझे फोर्सफुली बनाना पड़ेगा, तभी जाके एक अल्फा और एक अल्फा बार बनेगा ना। तो ये मैनिपुलेट करके लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, वरना तो मैंने लिखा ही दिया आपको ना, और वो सब कुछ लिखा दिया ना। थोड़ा आप मैनिपुलेट करके लाने की कोशिश करेंगे ताकि लाइन लिख जाएगी, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत कल पढ़ लेंगे ना, थोड़ा बहुत बचेगा वो परसों पढ़ लेंगे, परसों खत्म हो जाएगा। तो होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है ना। तो होमवर्क में एक तो हमारे पास एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 के पहले 10 सवाल करने हैं ना, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के पहले 10 सवाल। अब ये बस 2 दिन में खत्म करना है अपने को, कैसे भी करके, है ना, जितना हो जाए उतना बस। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के ये सवाल करने हैं अपने को एक तो ना। उसके बाद एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के अंदर, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक जो बचा है, जो बचा हुआ है, अच्छा कुछ भी डिस्कस नहीं किया सर हमने ना, कुछ दे रखे हैं लेकिन मैंने शायद करने के लिए, लेकिन डिस्कस नहीं किया हमने ना। हाँ तो ये जो बचे हुए हैं, जो मैंने नहीं दिए, वो बचे हुए भी कर लेना आप, ये डिस्कस करेंगे अपन, है ना, ठीक है ना। और एक डीबीबी नंबर 34 डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। और फिर एक्सरसाइज बनने वगैरह के फिर लास्ट टाइम पे कर लेंगे डिस्कस, या दे दूं मैं करने के लिए, दे देता हूँ मैं करने के लिए, जो चाहे वो कर लेगा ना,
पार्ट 1 मेरे हिसाब से हम कंप्लीट कर चुके शायद, है ना? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 शायद पूरा है, पार्ट 3 भी शायद पूरा हो गया। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 के अंदर ये सवाल करके लाने हैं आपको ना। मेरे हिसाब से एक ही बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है शायद मेरे हिसाब से, फिर देख लेंगे बाद में। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, इसमें हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 16 कर लेंगे ना, ये मैंने लिखा ही दिया आज आपको, है ना? 16 के बाद 26 कर लेंगे। ये जेई में आया हुआ है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, डायरेक्ट प्रूव करना था, तो टफ सवाल था मतलब वो ना। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर, हम ये एक तो 19 कर लेंगे, 19 के बाद एक हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे, एक ही हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे ना। बाकी मैंने शायद 2 कॉम्पिटिशन दे रखे हैं आपको करने के लिए ना, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ये करके लाने हैं कल अपने को, ठीक है ना? इनको डिस्कस करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, फिर कल होमवर्क दे दूंगा, फिर पढ़ा दूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे सारा, ठीक है ना?